वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे नवीनतम शिक्षा नीति के अनुसार जो 2022 का जो है पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है और साथ ही साथ इसके साथ मैं बता दूं सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो किसका किसका सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ उसको बताऊँगा। BA फर्स्ट ईयर में जो है कुछ सब्जेक्ट में चेंजमेंट आए हैं, उनमें हिंदी साहित्य में एक प्रकार से विधिवत रूप से चेंजमेंट हमको देखने को मिली। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी हिंदी साहित्य की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वर्ष जो ईयरली परीक्षा होती थी तो कुछ ऐसे विषय हैं जिसके सीधे सीधे पेपर 1 हमने आपको पहले ही बताया था कि उसके पेपर 1 जो है, जो पेपर 1 होगा उसी को सेमेस्टर 1 में रखा जाएगा। लेकिन हिंदी साहित्य में कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हेर फेर हो गई। उसमें हिंदी साहित्य में आपको बहुत कम पढ़ना पड़ता था, केवल मध्यकालीन हिंदी का पढ़ना पड़ता था। लेकिन इसके अंतर्गत आप आदिकालीन काव्य में विद्यापति, गोरखनाथ, अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। भक्ति काल में जो है सूरदास, तुलसीदास और जो है एक प्रकार से कबीरदास, जायसी के बारे में पढ़ेंगे। रीत काल की कवियों के बारे में बात की जाए तो केशवदास, बिहारी लाल और इसी के साथ साथ घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें तो विद्यापति, गोरखनाथ, अमीर खुसरो आपको नहीं पढ़ना पड़ता था किसी किसी विश्वविद्यालय में, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में इसको नहीं पढ़ना पड़ता था तीनों को। लेकिन अब उसमें भी शामिल हो चुका है। इसी प्रकार से जो आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य जिनका था उनमें तो विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो शामिल थे। और इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। मूल पाठ से कैसे प्रश्न आएंगे, व्याख्या से कैसे प्रश्न आएंगे। तो इस बार जो हो रहा है आपके परीक्षा जो पैटर्न होगा, मैं बता दूं इस बार की जो परीक्षा पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ आएंगे, मतलब कि 10-12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, लगभग 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, कुछ लघु उत्तरीय आएंगे और कुछ, मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, दीर्घ उत्तरीय आएंगे। वैसे अति लघु उत्तरीय आने की चांसेस कम है। ओके, तो बहुविकल्पीय, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आने की संभावना अधिक मात्रा में जताई जा रही है। और यही रहेगा, मतलब मैं एकदम से दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे पहले हमने बिना कुछ आइडिया के इधर उधर से एकदम, मतलब हमने गेस के हिसाब से आपको बताया था कि पेपर 1 ही ऑब्जेक्टिव, मतलब पेपर 1 को सेमेस्टर 1 में रखेगा। और आप देखेंगे जो है पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो उसका जो पेपर 2 को जो है सेमेस्टर 1 में रखा गया है, उसका सिलेबस जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हिंदी का सिलेबस आप देखिए, हिंदी के सिलेबस में वही बात की जाए, रीतिकालीन का कवियों के बारे में हमने बता दिया, वहीं रहीम दास वगैरह नहीं शामिल है इसमें, केवल बिहारी, केशव और घनानंद है। ठीक है, भूषण वगैरह भी नहीं, मतीराम नहीं है, देव नहीं है, कोई नहीं है इसमें। तो इसमें और बात की जाए आधुनिक कालीन कवियों में भी आप देखेंगे, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वहीं छायावादोत्तर जो कवि है, मतलब छायावाद के बाद के जो कवि या फिर जो प्रयोगवाद या प्रगतिवाद चला है उसके जो कवि में, जैसे अज्ञे हो गए, मुक्ति बोध हो गए, या इसी प्रकार से नागार्जुन, धर्मवीर भारती और सुदामा प्रसाद पांडे जिनका उपनाम धूमिल है, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और साथ ही साथ आपको खंड आ में तो ये पढ़ना पड़ेगा और इसी का खंड बा भी आप देखने को मिलेगा। और खंड बा में आप कहीं ना कहीं पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो आप क्या पढ़ेंगे, आप हिंदी साहित्य में शोध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में जो शोध कार्यक्रम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया के मैं बारे में बता दूं तो एक प्रकार से कठिन हो गया है पेपर आपका। अब थोड़ा सा और आपको पढ़ना, थोड़ा सा क्या, लगभग दुगुना आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में ही। ठीक है, शुरुआत में आप हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे, उसके बाद में उसका नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे, आधुनिक कालीन काव्य इतिहास, ये सब देखेंगे। अब मैं सिलेबस के एक एक पहलू को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो में बिल्कुल सारा का सारा मुद्दा मैं क्लियर करके रख दूंगा और सारी की सारी चीज़ों को आपको कैसे पढ़ाई जाएंगी, किस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग अंत तक बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस आपकी बार दे दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं, बहुत कुछ बदला, तो जल्दी से देख लो मेरे भाई कि क्या क्या बदला गया, क्या क्या बदल गया, उसको हम बात कर लेते हैं। तो BA प्रथम वर्ष हिंदी प्रथम सेमेस्टर प्रथम जो है, जो प्रश्न पत्र है उसका नाम क्या है, हिंदी काव्य। प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है, हिंदी काव्य नाम है। इसके लिए आप जो पाठ्य पुस्तक है उसको जो है एक प्रकार से अगर ले सकते हैं तो वो पाठ्य पुस्तक है जो है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है और धर्मेंद्र कुमार सिंह ने लिखा उसको। वो पुस्तक सफिशियंट हो सकती है आपको, बहुदीय प्रकाशन से है, तो वो पुस्तक आपकी सफिशियंट हो सकती है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है और देख लीजिएगा जो भी आपके लिए सफिशियंट हो।
तो चलिए हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि आखिरकार जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें संकलित हैं। तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को 3 से 4 बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करने वाले, थोड़ा सा मार्कर के कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ और मैं क्या कर लूँ, इसको काला कर लेता हूँ। ठीक है, काला कर लूँ कि ये वाला कर लूँ, चलिए ये कर लेता हूँ, ये वाला। वैसे काला ज़्यादा बेटर रहेगा इस पर। ठीक है, ये देखिए। तो पहला आपका चैप्टर क्या होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, और उसमें इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है और जो विकास हुआ है अर्थात हिंदी साहित्य का, वो किस तरीके से हुआ है। इस पेपर के अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इतिहास का क्या मतलब होता है। हिंदी एक लेक्चर अभी हमारे चैनल पर उपलब्ध हुआ होगा, शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल, अर्थात इसी चैनल पर आपने देखा होगा। उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, उसके लिए जो अध्ययन मतलब इतिहास लेखन की जो कुछ पद्धतियाँ होती हैं, उन पद्धतियों के बारे में हमने आपको विस्तार से समझा दिया था। अब जो है आप लोग उसको देख लेंगे तो वो भी एक प्रकार से सफिशियंट होगा आपके लिए, इस जो है बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंतर्गत क्या संकलित है, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो किया गया है बहुत सारे विद्वानों ने किया है। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए, अगर मुख्यतया बात की जाए तो जो है मुख्य रूप से जो है डॉक्टर ग्रियर्सन का काल विभाजन जो है और नामकरण उनके वहाँ से मान सकते हैं हम। लेकिन शुरुआत तो किसने किया था, शुरुआत करने में अगर बात की जाए तो गार्सा द तासी ही आते हैं, फ्रेंच साहित्यकार थे। बट हम जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से ही आपको पढ़ना है, उनके बारे में प्रश्न पूछ सकता है, तो इसीलिए उनके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। तो मैं बता दूंगा उन्होंने क्या बताया है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की एक पुस्तक है मॉडर्न जो है क्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है जिसमें काल विभाजन और नामकरण दोनों दिए गए हैं। यह बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, इन्होंने 12 प्रकार के जो है चीज़ों के बारे में 12 चीज़ें बताई गई थी इसमें। पहला इन्होंने चारण काल बताया था जो कि 700 से 1400 ईस्वी के आसपास पड़ा था। दूसरा 15वीं सदी से सती का जो धार्मिक पुनर्जागरण काल था उसके बारे में बताया था। और जो तीसरा बताया जो है जायसी की प्रेम कविता को इन्होंने बताया। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो 1500 से लगभग 1600 ईस्वी के आसपास इन्होंने बताया। फिर बताया कि मुगल दरबार, फिर बताया कि तुलसीदास, उसके बाद में रीति काव्य, उसके बाद में जो है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि कुछ रहे हैं, उसके बाद में 18वीं शताब्दी की कुछ बातें, और उसके बाद में जो कंपनी के शासन में जो हिंदुस्तान ना उसके बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद में फिर विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदी साहित्य कैसे ली उसके इतिहास के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में जो कुछ विविध अज्ञात कबीर हैं उनके बारे में बताया। इनकी खैर आलोचना कई मात्रा में हो सकती है और उतना जो है प्रभाव नहीं डाल पाता हिंदी साहित्य इतिहास में इनका नामकरण, जो कि किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का। उसके बाद में मिस्र बंधु आएंगे। मिस्र बंधु जो है लगभग 5 काल में उन्होंने बांटा है। पहला काल आरंभिक काल है, उसमें भी उन्होंने आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा जो है उत्तर प्रारंभिक काल बांटा है। आप लोग चौंकिएगा मत, मैं इसको इस विस्तार से एक एक करके लिखवाऊंगा आपके बोर्ड पर और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, क्या सर जी ये क्या बता रहे हो। दूसरा इन्होंने मध्यकाल को बांटा, जो है मध्यकाल को भी पूर्व मध्यकाल और पौराणिक मध्यकाल में इन्होंने बांटा है। तीसरा अलंकृत काल बांटा, उसको भी जो है 2 कालों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ओके, चौथा है परिवर्तन काल और जिनका 5वां है वर्तमान काल, इसकी भी आलोचना होती है। और जो तीसरा काल है मुख्यतया जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर देते हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का काल विभाजन। तो इनका काल विभाजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है आदिकाल और वीरगाथा काल जो है इन्होंने 4 काल बांटा। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। और पहला क्या है इनका आदिकाल, या आदिकाल को वीरगाथा काल भी इन्होंने कहा, मतलब कि 2-2 नाम दिया। एक तो भाई एक तो किसके हिसाब से, इतिहास के हिसाब से, और दूसरा किसके हिसाब से, दूसरा तो इन्होंने प्रवृत्तियों के हिसाब से दिया है, तो वो ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका। तो आदिकाल या वीरगाथा काल पहला नाम है। दूसरा जो इनका है उसका क्या नाम है, पूर्व मध्यकाल, या फिर उसी को ये भक्ति काल कहते हैं शुक्ला जी। और तीसरा इनका उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। और चौथा है आधुनिक काल जिसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से प्रवृत्ति विशेष के आधार पर काल विभाजन हुआ, जो कि एक प्रकार से बात की जाए तो सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इनकी भी कुछ आलोचनाएं होती हैं। आचार्य शुक्ला जी ने जो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम दिया है वह लगभग समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसमें 12 रचनाएं ही मिलती हैं
और 12 रचनाओं को ही आधार बनाया, जबकि उस समय और भी रचनाएं श्रृंगारिक अवस्था में भी लिखी गई थी और भक्तिकालीन अवस्था में भी थी, लेकिन उस पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना वीरता पर ध्यान दिया था। तो वीरता की महत्वाकांक्षा को देखते हुए उन्होंने ये सारी बातें बताई, और भी तमाम सारी आलोचनाएं उसको हम देख लेंगे। ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भी काल विभाजन किया है। उन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल 5 भागों में बांटा है। वहीं बात की इनकी भी आलोचनाएं होती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अगर काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल ही बांट दिया है। और ये कहीं ना कहीं पे आदि काल जो है आदि काल ही कहते हैं उसको, मतलब आदिकाल को, चूँकि वीर गाथा काल जो है वह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था, और आदिकाल भी उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने वीर गाथा काल पर ज़्यादा फोकस किया था, ज़्यादा जोर डाला था। इसीलिए जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल नामकरण उन्होंने दिया है वो ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। ठीक। और उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र भी जो है काल विभाजन करेंगे, तो इन सभी काम देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल ये भी बताते हैं। आधुनिक काल को इन्होंने विस्तार से समझाया है। उन्होंने आधुनिक काल को लगभग 4-5 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, और पाँचवें को 2 भाग में इन्होंने बांट दिया है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या बांटा है? पहला पुनर्जागरण काल बात आधुनिक काल को, जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना था। दूसरा जागरण सुधार काल, जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना था। तीसरा छायावाद काल, जो कि एक प्रकार से छायावाद के नाम से जाना था। 1918 से 1938 इन्होंने बताया है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं चर्चा कर लूँगा विस्तार से, अभी मैं ओरली वैसे बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने अगला बताया छायावदोत्तर काल, जो कि छायावदोत्तर को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक तो प्रगति प्रयोग युग और दूसरा नवलेखन युग। तो इसमें बड़ा जो एक प्रकार से हो जाता है, थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लग रहा होगा सुनने में, बट जब मैं समझाऊंगा तो आपकी नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ओके। उसके बाद में और भी आप तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो हिंदी साहित्य का आप इतिहास पढ़ लेंगे। उसके बाद में नामकरण वगैरह एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इसको तो हम साथ ही साथ बता देंगे। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे? सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। क्या? उसके बाद में सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे आप, कि सिद्ध साहित्य क्या होता है। सिद्ध साहित्य में आप जो है तमाम सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है। जैन साहित्य के बारे में आप जानेंगे। धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें हम जैन साहित्य देखेंगे। उसके बाद में हम सिद्ध साहित्य भी देख लेंगे, क्या होता है सिद्ध साहित्य। उसके बाद में सिद्ध साहित्य के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे जैन साहित्य होगा, रासो साहित्य होगा, नाथ साहित्य, ये सब आदिकाल के हैं। और लौकिक साहित्य, इन सभी के बारे में आपको बताते हुए हम चलेंगे। जैसे लौकिक साहित्य में आप देखेंगे ढोला मारू रा दूहा नामक जो है गीत फेमस है। ठीक। कि सोरठियो दूहो भलो भली माखड़ा की बात। तो कई प्रकार की मतलब जो है कई प्रकार के लोकप्रिय जो छंद रहे हैं, ढोला मारू रा दूहा यही रहा है। जौवन छाई क्षण भली, तारा छाई रात, इस प्रकार से है। उसके बाद में चाहे चंद प्रकाश हो, जय मयंक जस चंद्रिका हो, ये सब बसंत विलास हो, खुसरो की पहेलियाँ हो। ये खुसरो की एक पहेली मैं आपके सामने पढ़ूँ। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। बताए क्या है? इसको सोचिएगा आप सभी लोग, जब बता देंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। उसके बाद में चंदायन हो गया, मुल्ला दाऊद का है। तो कई प्रकार की रचनाएं जो हमको मिलती, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जो है भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के बारे में चर्चा कर लेंगे, जो कारण हुए उनके बारे में। उसके अंदर भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका जो वैचारिक आधार रहा है उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी जब आपको विस्तार से एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओके। एक तो मतलब आप लोग बने रहिएगा, बस मैं जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हिंदी साहित्य की क्लास आपकी कब चलेगी। बस एकदम से अपने पूरे जोश के साथ आ जाइएगा, जितने भी लोग जुड़ रहे हो, जितने भी व्यक्ति हमको देख रहे हो। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवा दिया आप लोगों ने, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको देने का प्रयास शुक्ला एचडी पॉइंट पर किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज का जो है। जिससे आप डरते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, उसको मैं बिल्कुल आपको आपकी अपनी भाषा में समझा दूंगा और आपके दिमाग में उतार दूंगा। एक बात या बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोगों के। तो वैचारिक आधार क्या रहा, निर्गुण और सगुण कवि कौन रहे हैं, उनका साहित्य में उनकी प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखा, उनका काव्य रीति काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण प्रवृत्तियाँ एवं उसका परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, रीतिकालीन साहित्य के कुछ प्रमुख भेदों के बारे में, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 धाराएँ थी। किसमें? रीतिबद्ध में रीति के में बंधे हुए लोग रचनाएँ लिखते थे। रीति सिद्ध की बात की जाए जैसे बिहारी वगैरह है, रीति सिद्ध काव्य। रीति मुक्त में जैसे घनानंद जो है आलम
हो गए, ये सब रीतियों से मुक्त होकर के रचना लिखते थे स्वच्छंद भाव से। ठीक, रीति सिद्ध लोग ऐसे थे कि जो कि रीतियों को जानते थे, मतलब जो परंपरा थी लिखने की, जो अलंकारिक छंद मतलब से रस छंद अलंकार का प्रयोग जो करते थे खूब धड़ल्ले के साथ, वो रीतिबद्ध थे। और रीति मतलब कि जो श्रृंगार की अवस्था थी, श्रृंगारिक अवस्था में हमेशा छिपे रहते थे, तो वो रचनाएं जो थी वो रीतिबद्ध थी। ठीक है, जैसे बात की जाए केशोदास वगैरह जो हैं, वो केशोदास मान लेते हैं। केशोदास कौन है? रीतिबद्ध है। रीति सिद्ध कौन है? बिहारी जो है आपके रीति सिद्ध है। ओके, और बात की जाए रीति मुक्त कौन है, तो आपके कौन है? घनानंद को आप मान सकते हो। तो आप जो है किसके बारे में, आपके पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो आपके पाठ्यक्रम में शायद जो है तीनों लोगों को संकलित किया गया, तीनों कवियों के बारे में। जैसे बात की जाए उसमें केशोदास भी हैं, जैसे कवि प्रिया हो गई उनकी, कवि प्रिया का प्रिय प्रकाश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, लाला भगवान दीन संपादक रहे हैं। और तृतीय प्रभाव उनका 1, 2, 4 और 5 ये संकलित है बिहारी लाल का। ठीक है, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रारंभ के 10 दोहे जो है बिहारी रत्नाकर से संकलित हैं, जो शुरुआत के 10 दोहे हैं। घनानंद भी संकलित हैं आप में। ठीक, बिहारी लाल भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो तीनों हैं, तो चूँकि घनानंद किससे है? रीतिमुक्त से है। रीतिसिद्ध से कौन है? बिहारी हैं। और जो ये है रीतिबद्ध से कौन है? तो आपके केशोदास है, जो कि छंदों का प्रेत उनको कहा जाता है। छंदों का अजायब घर उनकी एक रचना है रामचंद्रिका, उसको कहा जाता है। एग्जाम से प्रश्न बने हैं। तो आपकी परीक्षा चाहे लिखित टाइप की हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, तो वैसे बता दूं आपको, लिखित भी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा भी होगी आपकी, और ऑब्जेक्टिव मतलब 10 क्वेश्चन आपके लगभग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन क्या होंगे आपके? ऑब्जेक्टिव होंगे, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन होंगे आपके वो लिखित होंगे। जल्दी मैं आपको सामने मॉडल पेपर देने का प्रयास कर दूंगा। ठीक है, जल्दी मैं मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। आइए बात करते हैं, जो दूसरा चैप्टर है मतलब दूसरी इकाई आप देखेंगे। दूसरी इकाई से क्या पढ़ेंगे? आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। आधुनिक कालीन काव्य के इतिहास में आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो उस समय की रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखेंगे आधुनिक काल की। उसके बाद में नामकरण और प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल की। 1857 ईस्वी मतलब 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम का क्या जो प्रभाव पड़ा समाज पर पड़ा, तो उससे जो है प्रभाव पड़ा हिंदी साहित्य पर। तो वो चूंकि समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है, तो समाज में कुछ बदलाव होगा तो साहित्य में भी जरा सा बदलाव, मतलब उसमें भी बदलाव होना निश्चित है, बिल्कुल बदलाव होगा। तो वही बदलाव देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हुआ है उसके बारे में भी जो है साहित्य पर प्रभाव पड़ा, तो उसको भी देखेंगे। हिंदी नवजागरण काल क्या रहा है, भारतीय हिंदू युग के बारे में पढ़ेंगे, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे हम, छायावाद के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी की प्रवृत्तियों के बारे में और उन सभी के अवदानों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर छायावाद क्या है, उसकी विविध जो वैचारिक प्रवृत्तियाँ रही हैं उन पर भी फोकस करेंगे हम। प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाएं उनके, इन सभी को देखना है। मतलब कि आपको एक प्रकार से मोटी मोटा सभी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको शुरुआत में ही हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ लेना है। मतलब अब आपको केवल मध्यकालीन हिंदी काव्य नहीं पढ़ना है और जो आप पढ़ते थे, अब आपको बड़े ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पेपर आपका टफ ज़रूर बना है, कि उसमें केवल आप मध्यकालीन हिंदी का पढ़ते थे पेपर 1 में, पेपर 2 में आप दूसरा पढ़ लेते थे गद्य वाला पोर्शन। इसमें गद्य और जो इसमें केवल और केवल क्या पढ़ेंगे आप? काव्य पढ़ेंगे, जो कि पूरी की पूरी हिंदी साहित्य से संबंध रखता होगा, मतलब आदिकाल का भी, मध्यकाल का भी, और आप देखेंगे चाहे भक्ति काल का रहा हो, मतलब आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों का आप देख लेंगे इसमें। और मध्यकाल में आप जानते हैं उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, यानी भक्ति काल और रीतिकाल, सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देख लेंगे। ठीक, उसके बाद में तीसरा क्या है? आदिकाल की, आदिकालीन क्या दिया? आदिकालीन कवि। तो आदिकालीन कवि में कौन कौन से किसके बारे में हमको पढ़ना है? विद्यापति के बारे में सबसे पहले देखना है। विद्यापति के कुछ जो है विद्यापति पदावली जो है हमारे पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसको देखेंगे आप सभी लोग कि विद्यापति की जो है वो है, उनसे जो है किस प्रकार से व्याख्या पूछी जाती है। तो व्याख्या भी एक एक करके आपको पूरी की पूरी व्याख्या भी समझा दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। जल्द ही आपकी क्लासेस में प्रारंभ करूंगा और विधिवत रूप से उस पर जो है चर्चा करने वाला हूं। विद्यापति, सबसे पहले विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे आते हैं, और विद्यापति की रचनाओं को उसी में समेटने का प्रयास रहेगा। और उसके बाद में जो विद्यापति की जो मूल पाठ है उसकी व्याख्या, जैसे कि विद्यापति की बात की जाए तो राधा की वंदना और श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, ये 3 जो है संकलित हैं। क्या क्या हमने बताया? हमने आपको बताया कि राधा की वंदना,
श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और बात की जाए राधा की वंदना, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है लगभग। राधा की वंदना थोड़ी सी छोटी सी कविता है, लगभग बात की जाए तो 6 लाइनों की कविता है। जैसे देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बिह आन मिलो ओल, मिला ओल खिल तल लावनी सार, अंगहि अंग अनंग मुरझायत हो रे पड़े अधीर। इस प्रकार से जो है राधा की वंदना है, लगभग जो है आपकी बात की जाए 6 लाइन की कविता है। तो इसके बारे में आपको बता दूंगा, इसकी संदर्भ प्रसंग कैसे लिखा जाता है, व्याख्या भी बता दूंगा। ठीक है, पूरा विस्तार से समझा दूंगा, एक एक मुद्दे को आपको समझा दूंगा, आप परेशान मत होइए। दूसरी इनकी रचना जो है ये आपके पाठ्यक्रम में है श्री कृष्ण प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम भी ज़्यादा लंबी आपकी कविता नहीं है, छोटी सी कविता है, तो उसको भी आप लोग सभी लोग बता दूंगा। लगभग बात की जाए तो वो भी लगभग जो है बात की जाए तो ये भी 8-10 लाइनों की कविता होगी आपकी। तो इसको भी हम जो है चुटकियों में आपके सामने एक ही वीडियो में दे देंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। विद्यापति की जो श्री कृष्ण प्रेम नामक कविता है, इसकी व्याख्या भी दे देंगे आपको सामने। और राधा प्रेम नाम से कविता है कि ए सखी जो ए सखी पेखल एक अपरूप और सुनहत मानव सपन स्वरूप। इस प्रकार से आप देखें, कमल जुगल पर चांदक माला, ता पर उपजत तरुण तमाला, ता पर बेढल बीजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चल जाता। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, सखा शिखर सुधाकर पाती और ताहि मद पल्लव आरुणक भांति। इस प्रकार से आप देखेंगे। और श्री कृष्ण प्रेम की कुछ पंक्तियाँ, जैसे जहि जहि पग जुग धरई, तहि तहि सरोरहु झरई, जहि जहि झलकत अंग, तहि तहि बिजुरी तरंग। इस प्रकार से है की हेरल अपरूप गोरी, पैठल हिय मधि मोरी, जहि जहि नयन विकास, तहि तहि कमल प्रकाश, जहाँ लहु हास संचार, तहि तहि अमीय विकार। इसका मतलब ये है जो है लंबी जो है व्याख्या इसकी, कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह जहाँ जहाँ पर अपने भी मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी अपने दोनों चरण रखती हैं वहाँ वहाँ कमल झड़ते हैं। इस प्रकार से बताया जाता है इसमें। और इस खंड में बात की जाए प्रसंग वगैरह भी मैं आपको समझा दूंगा, संदर्भ क्या लिखे हैं, प्रसंग क्या लिखे हैं, आपको विस्तार से। हालांकि आगे बढ़ते हैं, राधा प्रेम आपकी कविता हो गई, आगे हम देखेंगे और भी, जैसे गोरखनाथ हो गए। तो ये कभी मतलब इनकी 3 है, ज़्यादा लंबी लंबी नहीं, 3 वीडियो आपकी हो जाएगी। 4 वीडियो में विद्यापति को मैं समाप्त कर दूंगा, और विद्यापति के जो है जो पाठ्यक्रम में है उनकी चीज़ों के बारे में, और जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे वहाँ से, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न बन रहे होंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में भी आपको बता दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। दूसरा अगला क्या है आपका, गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में देखेंगे। जो गोरखनाथ महोदय हैं, इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं हैं वो कौन सी संकलित है, गोरखनाथ के बारे में मैं बता दूंगा। गोरखनाथ की जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था। वैसे मतभेद जरूर रहता है विद्वानों में इन सभी के बारे में, बट मैं फिर भी बताने का प्रयास करूंगा, इनकी रचनाओं पर भी फोकस करेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ इनकी जो है कुछ शब्दी जो है संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, शब्दी और पद। तो शब्दी में बात की जाए इनकी जो शब्दी है वो संख्या 2, 4, 7, 8, 11 यहाँ पर देखेंगे, 2, 4, 7, 8, 16 ये शब्दी, मतलब कि लगभग शब्दी जो है 2-2 लाइनों की शब्दी होती है, मतलब 2-2 लाइनों की लगभग बात की जाए तो जैसे कि एक शब्दी जो पहली शब्दी इनकी अगर बात की जाए, पढ़ूँ मैं अगर आपके सामने, आदेश देसी बा, देश विचारी बा, आदि सिट राशि बा, चिया पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, और तहाँ विमल जल पिया। तो ये है इनकी शब्दी, किसकी है, तो गोरखनाथ की। गोरख बानी जो कि गोरख बानी पुस्तक है एक, उसके संपादक है पीताम्बर दत्त जो है बड़थवाल, उन्हीं से लिया गया है। और दूसरा जो है इनकी बात की जाए तो पद है इनके, तो इनके 10 पद, और 10वां नंबर पद और 11वां नंबर पद आपके पाठ्यक्रम पर संकलित है। तो इन सभी की व्याख्या भी आपके सामने कर दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं। राग जो है रामश्री, थोड़ा सा लगभग 5 जो है दोहों के बारे में बात की जाए, 5 जो है इनका राम राग श्री के फर्स्ट में है और 5 ही सेकंड में है, तो लगभग 10 के बारे में पढ़ लेंगे तो 36 ये आपका हो जाएगा राधा प्रेम। ठीक, उसके बाद में अमीर खुश, राधा प्रेम बोल रहा हूँ पद वाला, जो राग रामश्री है इनका, ठीक, जो कि 10 और 11 नंबर है। नेक्स्ट है आपके अमीर खुसरो, ये आदिकालीन कवियों के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में भी मध्यकाल, आप भक्ति काल में आएंगे, उसके बाद में रीति काल में, उसके बाद में जो है आधुनिक काल में जाएंगे, छायावाद में जाएंगे, छायोत्तर में जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बातें। आगे है जैसे कि अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसको पढ़ेंगे सबसे पहले अमीर खुसरो के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप देखें, मतलब कि जो उनकी जीवन परिचय है और इनकी कृतित्व मतलब रचना है इनकी। अब रचनाओं में जैसे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर परमानंद पंचाल,
जो कव्वाली एक प्रकार से बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे आप फर्स्ट जो है गीत, तो इनकी क्या है, गीत संकलित है आप में। जो अमीर खुसरो जी हैं उनकी जो है गीत आपके पाठ्यक्रम में संकलित, तो गीत के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कव्वाली है, तो कव्वाली के बारे में भी देख लें। कव्वाली क्या है कि छापा तिलक तज दीन्ही रे, तो सिर नैना मिलाई के, प्रेम बट्टिका मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीन्ही रे, मोसे नैना मिलाई के, खुजरो निज़ाम पे बलि बल जइए, मोह सुहागन कीन्ही रे, मोसो नैना मिलाई के। आपने देखा होगा एक बड़ी फेमस गायिका है मिथाली राज। मिथाली राज ने यही कव्वाली जो है अभी जो है गाई थी, लगभग 1-2 साल पहले देखा होगा कुमार विश्वास के साथ जो उनकी हुई थी, तो उसको आप देखिएगा तो उसमें जो कव्वाली वो गाती हैं वो खुसरो की ही जो है कव्वाली है कि मुझसे नैना मिलाए के, उसमें बढ़िया सा ढोल बजाता छोटा सा बच्चा, तो वो बड़ा अच्छा है। जो है मदवा माने होता है शराब, मदवा माने क्या होता है कि प्रेम बट्टी का मदवा पिलाए की, मतलब प्रेम बट्टी का क्या पिला रहे हैं, मदवा मतलब कि शराब या मदिरा पिला रहे हैं। इसमें कवि कहता है कि हे गुरु, जब से आपसे मेरे नेत्र मिले हैं, अर्थात जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपने मुझे प्रेम पूर्वक अपनाकर मेरे कोरे बाहरी दिखावे के आचरण को मिटा दिया है और मुझे बाह्य आडंबर से मुक्त कर दिया है। आपने मेरी रूपी मतलब कि आपने जो प्रेम रूपी भट्ठी है उससे निर्मित जो ज्ञान रूपी जो दारू है या फिर ज्ञान रूपी जो मदिरा है उसको हमको पिला दिया है, और ज्ञान रूपी मदिरा पिला दिया है। मतवारी कर दीन ही रे, उससे मुझे क्या कर दिया, मतवाला बना दिया है। मुझसे नैना मिलाई के, ठीक, नैना मिलाने का मतलब कि मुझसे साक्षात करके या मेरा साक्षात किया या मिलन करके आपने ऐसा कर दिया। इसमें गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद में गीत है, गीत की काहो की ब्याही विदेश रे, लख बाबुल मोरे, इस प्रकार से गीत है, तो गीत को भी देख लेंगे, आप परेशान मत होइए। गीत थोड़ा सा आपका जो है 4 जो है पदों में है, उसको देख लेंगे। उसके बाद में भी और भी है, जैसे कि काहे को ब्याही विदेश रे, लख बाबुल मोरे, तो ये भी गीत में ही आपका आ जाता है। तो गीत इनके हैं। और गीत जो है बात की जाए, गीत है इनके, गीत को देख लेंगे हम। उसके बाद चौथा गीत है, ठीक है। उसके बाद में इनके कुछ दोहे संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में, यहाँ पर देखेंगे दोहे, ये देखिए। तो दोहे जो हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि दोहे कौन कौन से हैं। तो जो है उनके दोहे, जो अमीर खुसरो जी के दोहे भी हैं, जैसे कि अगर मैं दोहों की बात करूँ तो दोहों के बारे में हमने आपको शायद नहीं बताया होगा इससे पहले। ये सब बड़ी एक प्रकार से आपकी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को देखने मतलब बताने का प्रयास किया गया है। अब इसमें जैसे कि देखें कि इसमें गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस, ये एक प्रकार से इनका दोहा है। इसकी व्याख्या के बारे में यहाँ पर आपको बताया पूछा सकता है, आपसे पूछा सकता है कि खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, और तन मेरो मन पीव को, दो भाई मतलब दो भाई एक रंग, मतलब ये मुकरियाँ मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं, इन दोहों के माध्यम से उसमें छुपा रहता है। और दोहों के माध्यम से पूछते हैं कि चकवा चकिया दो जने, क्या चकवा चकिया दो जने, उनको मारे न कोई, और इह मारे करतार कै रैन बिछोही होए, सेज सूनी देख के मैं रोऊं दिन रैन, और पिया पिया मैं करत हूँ पल भर सुख न चैन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि देख मैं अपने हाल को रोऊं जार ओ जार, और वह गुणवंता बहुत हैं हम हैं अवगुण हार। इस प्रकार से इन्होंने बड़ी अच्छी जो है दोहा लिखी। बस यही इतने दोहे जो हमने आपके सामने पढ़े, तो 3 और 2 5 दोहे हैं जो कि हमने आपके सामने बता दिए। ज़्यादा लंबा लंबा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब सभी कवियों के बारे में लगभग आपको थोड़ा थोड़ा, सभी कवियों नहीं मतलब सभी जो काल रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है, उसमें जो भी कवि रहे उनके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा भी है कि दोहा नंबर ये पृष्ठ ये देखेंगे कि दोहो गारी सो मतलब गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, खुसरो रैन देख मैं चकवा चकिया सीन सूजी, ये क्या है, ये दोहो के आगे की लाइन लिखी गई है यहाँ पर। आगे थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। चलिए, बिल्कुल जाइएगा मत भी, सभी लोग अपना जो है आसानी से पढ़ें, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि इस तरीके से जैसे आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ऐसे पढ़ाऊँगा भी, बोर्ड पर पढ़ाऊँगा आपको, एक एक दोहों को लिख करके पढ़ाऊँगा, समझा दूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में और समझने में, ठीक। यह बात ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपके सामने मैं ना उस पर आ पाऊँ, तो हो सकता है आपको दोहों को ऐसे लिख करके आसानी से समझा दूँ, ताकि उसमें आप प्रसंग व्याख्या भी देख लें, ठीक।
हो सकता है। तो जैसे भी वो सूटेबल होगा आपको बताइएगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अगले आपके भक्तिकालीन सगुण कवियों में, भक्तिकालीन सगुण मतलब भक्तिकाल जो है वैसे 4 भागों में आपने देखा होगा कि भक्तिकाल को हम 4 भागों में देख करके पढ़ते हैं। कितने भागों में भाई? भक्तिकाल को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। 4 भाग कौन कौन सा? वैसे भक्तिकाल को हम सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तर मध्यकाल और एक पूर्व मध्यकाल। बट उसमें भी हम क्या, सॉरी, भक्तिकाल को, मध्यकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मतलब होता है बाद में, पूर्व मतलब होता है पहले। तो जो पूर्व मध्यकाल है उसी को भक्तिकाल के नाम से आना आता है। और भक्तिकाल में भी 2 शाखाएं हम देख सकते हैं। एक तो भाई सगुण हो गया, क्या होगा? सगुण। तो सगुण पहले नहीं आएगा, निर्गुण पहले आएगा। तो एक सगुण हो गया, माना सगुण एक हो गया, दूसरा निर्गुण। निर्गुण पहले आता है, ठीक है। निर्गुण क्या? निर्गुण में एक सरई कौन सी है? एक तो होती गई आपकी ज्ञाना सरई, और दूसरी कौन सी हो गई? आपकी प्रेमा सरई हो गई, ठीक। और यहाँ पर सगुण में क्या हो गई? एक तो हो गई राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक। तो इसको हम देखेंगे। तो ये हो गया। अब उसमें जो है आप भक्तिकालीन में सगुण कवियों के बारे में देखेंगे। सगुण कवियों में सूरदास, सूरदास की जो भ्रमर गीत सार है, जो कि संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला इस पुस्तक के भ्रमर गीत सार के। तो इसके पद, जो सूरदास के पद हैं, 7वां नंबर पद है, 21 नंबर पद है, 23 नंबर, 24 नंबर और 26 नंबर पद है, जो कि किस पुस्तक में है? भ्रमर गीत सार पुस्तक में संकलित है। बट वो पुस्तक आपको नहीं खरीदनी, उस पुस्तक के केवल और केवल 5 जो है पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सबसे पहले सूरदास जी के बारे में, उनके जो है रचनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में उनके साहित्यिक चीज़ों के बारे में हम समझते हुए उनकी भाषा को देखेंगे, शैली को, अलंकार क्या रही, काव्य कला क्या रहा है, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में मूल पाठ पर पहुँचेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। जो है कि पहला क्या है कि ऊधो यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, और रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मात दे गोपिन कह आवो, बिरह नदी में भासित, और सूर तुरत यह जाए, कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सती। ये जो है ये पद है, इतना लंबा पद होता है कि किसी प्रकार से गोकुल सब गोपाल उदासी, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। आओ घोष बड़ो व्यापारी, ये भी पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसी प्रकार से जोगी ठगौरी ब्रजना के बिकई हैं, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। और ए अली कहाँ जोग से नीको, ये भी आपके पाठ्यक्रम में पद है। तो 5 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, किसके? सूरदास जी महाराज की। उसके बाद में आते हैं बाबा जी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात की जाए तो श्री रामचरितमानस सबके घर में होगा लगभग, अगर नहीं तो इसको देखेंगे, हालांकि सबके घर में है। रामचरितमानस की बात की जाए तो मानस में जो है गोस्वामी बाबा जो लिखे हैं उन्होंने, जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित होती है गोरखपुर से, उसमें जो है आपकी जो दोहा संख्या है, दोहा संख्या 28 से लेकर के 41 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है तुलसीदास जी का। अब जो है दोहा जो है 28 से, और कहाँ पर? अयोध्या कांड का ही, अयोध्या कांड दोहा 28 से, क्या भाई? दोहा 28 से दोहा मतलब 41 तक। अब दोहों के बीच में इनकी चौपाइयाँ रही हैं, जैसे कि जान्यो मरम राव हंस कहाई, तुम्हि कुहाब परम प्रिय आही, थाती राख न मांगहु काऊ, बिसरि गयो मोहि मोर स्वभाव, झूठ्यो हमहि दोष नहीं देहु, दुई के चारि मांग मकु लेहूँ। अब विस्तार से समझा देंगे, विस्तार से कोई जो है बिल्कुल चिंता न करें। सारी बातें तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके समस्त चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा। हालांकि वैसे तुलसीदास कबीरदास संत के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन वह पुराने जो है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग था। हमने सोचा था कि पेपर 1 के सिलेबस में आएगा, लेकिन पेपर 1 से उसको हटा दे। पेपर 1 का सिलेबस हिंदी में नहीं रखा गया है, बाकी लगभग सोशियोलॉजी में वही है, आप देखेंगे इतिहास में वही आपको मिलेगा अभी। और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर 2 था उसको जो है पेपर मतलब कि सेमेस्टर 1 में रख दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन वाला और ये सब रखा गया। तो इसको आप लोग देखिएगा, हालांकि कुछ विश्वविद्यालय में वही है, लेकिन फिर भी मैं उसको राष्ट्रीय आंदोलन पॉलिटिकल साइंस का भी आपको पढ़ा दूंगा। तो भी अब मैं वो शुरू कर दूंगा, ये वाला थोड़ा सा ड्रॉप, पॉलिटिकल थ्योरी अभी ड्रॉप कर दूंगा, थोड़ा सा भी रोक दूंगा और उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो उस पर आप चिंता न करें। तो तुलसीदास जी की ये जो है चीज़ें जो है, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज, भिल्लन जिम छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। मतलब तुलसीदास जी की जो है रचना इन्होंने लिखा तो जो है दोहा है, दोहा के बाद में जो है लगभग 7-8 चौपाइयाँ देखने को मिलेंगी, 10 चौपाइयाँ भी हो सकती हैं बीच में, ठीक, और छंद भी हो सकते हैं बीच में। तो उसके बाद में संकलित है तुलसीदास जी की थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, थोड़ी लंबी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। हालांकि जो है
कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं 28 से लेकर के 41, दोहा नंबर 28 से दोहा नंबर 41 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सभी के बारे में आपको बता दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद में आते हैं कौन, भक्तिकालीन निर्गुण कवि। ठीक, आप लोग भी जो है बोर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, मैं विस्तार से आपको ना बताऊँ, सीधे सीधे बता दूँ। बट यहाँ पर अगर आप समझ लेंगे थोड़ा सा, तो आपको आगे अगर कहीं पर आपको कबीरदास से संबंधित जानकारी मिल जा रही है हमारे चैनल से ही पहले से, तुलसीदास से संबंधित, तो उसको आप ग्रहण कर लेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है, पढ़ लीजिए। वैसे भक्तिकालीन जो है निर्गुण कवि, देखिए यहाँ पर भक्तिकालीन निर्गुण कवियों में कबीर का नाम पहले आता है। कबीर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कबीर दास जो एक पुस्तक है जिसके संपादक श्याम सुंदर दास है, कबीर दास पुस्तक के, उसमें बात की जाए तो पहला क्या है, गुरुदेव का अंग 1, 6 और 11, 17 और 20, ये दोहे जो है कबीर के, ये संकलित हैं। ठीक, कबीर के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, जो है कबीर के चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास। उसके बाद में जो दोहा है, जैसे सतगुर सामन को सगा सोंधी सही न दाती, हरजी सामन को हितु हरिजन सही न जाती, ये जो है दोहा है। सतगुर लई गमाने करी वाहन लागा तीर, एक जुवाह प्रीत सु भीतर रहा शरीर। बड़ा सहज है दोहा इनका। मायक दीपा नर पतंग, भ्रम भ्रम इव पंडित, और कहा है कबीर गुरु ज्ञान का एक आध उपरंत, ये सब कबीर ने लिखा है। उसके बाद में बिरह का अंग, बिरह का अंग इनका भी है। इसमें बिरह का अंग में देखेंगे चौथा नंबर दोहा, 10वां, 12वां और 20वां है और 33वां है। तो इन सभी को देख लेंगे। मतलब यहाँ पर 3, 2, 5 दोहा ये, और 3, 2, 5 दोहा ये, लगभग 10 दोहा जो है किससे है, कबीरदास से है। ठीक, तो 10 दोहों के बारे में, उसके अर्थ के बारे में हम बता देंगे आपको। ठीक, कि आए सको तुझ पे सको न तुझ बुलाए, और जियरा यों ही ले हो गए, बिरह तपाए तपाए। इनकी भाषा जो पंचमेल है, कोई भाषा नहीं है, भाषा इनकी पंचमेल है। ओके, तो मैं समझा दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो है हम बात कर लेते हैं कुछ। वैसे अभी भी आप देखेंगे तो कबीरदास जो हैं ये निर्गुण कवि हैं, और साथ ही साथ ये ज्ञानाश्रयी से हैं, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये प्रेमाश्रयी से हैं। ठीक है, और चूंकि इसीलिए इनको पाठ्यक्रम में, चूंकि तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति शाखा से हैं, और सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। तो एक एक कवियों को जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं उस किसी भी काल विशेष से, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर अभी पढ़ना पड़ेगा। अभी रीतिकाल में भी ऐसे आप देखेंगे, रीतिबद्ध से एक उठा लिया, एक को रीति सिद्धि से उठा लिया, एक को रीति मुक्ति से उठा लिया। तो कितनी अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके जो है अब नई शिक्षा नीति कहते हैं लोगों ने दिया है, मतलब जो है यूनिवर्सिटी वालों ने दिया है। और यही ज़रूरी भी है, अच्छा भी है लगभग सिलेबस आपका, बट पढ़ना आपको पड़ेगा। और ये अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आगे जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा है, तो आप बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में बिरह को अंग देख लेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम बता रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका मलिक मोहम्मद जायसी जो पुस्तक है उसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला। उन्होंने इनके जो है जायसी की जो रही है रचना, उनका संकलन करके पुस्तक बना दी है। उसमें जो है संकलन करता है ये शुक्ला जी हमारे। तो ये इन्होंने क्या लिखा है, मानसरोधक खंड, मतलब इनका जो है मानसरोधक खंड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 1 से पद 6 तक। अब इसमें जो है पहले आपके क्या संकलित था, पहले आपके पाठ्यक्रम में जो है नागमती का वियोग वर्णन संकलित था। तुलसी और कबीर इन सभी के अलग अलग जो है रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी, अलग अलग जो है छंद संकलित थे। लेकिन अब यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी का क्या संकलित है, एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोधक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवार सब चली गाई आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बोली बेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सुबकवा मतलब बकवारी बकुचन भांति। ये भी दोहा चौपाइयों की 7 चौपाइयों के बाद में इनके एक दोहा था। तो इनका नियम था जो है, तो अगर बात की जाए मलिक मोहम्मद जैसी का ये नियम है कि 7 चौपाइयों के बाद में इनका एक दोहा आ जाना फिक्स है। ठीक, जबकि तुलसीदास जी में रामचरितमानस में ऐसा कुछ नहीं था, दोहा शैली छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये इसको देख लेंगे। उसके बाद में छठवें आप पहुँचे किसी बारे में, रीतिकाल कवियों के बारे में। रीतिकाल कवियों में पहले आपके रीतिबद्ध से हैं, फिर रीति जो है सिद्ध से हैं, फिर रीति मुक्त से। एक एक कवियों को तीनों से उठा लिया, और तीनों अपने अपने जो है वहाँ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर देखेंगे केशवदास की कवि प्रिया, जो प्रिया प्रकाश मतलब कवि प्रिया प्रकाश जो कि लाला भगवान दीन इसके संपादक रहे हैं। तो इनके जो है तृतीय प्रभाव मतलब 1, 2 और 4 और 5 तृतीय प्रभाव का पहला, दूसरा, चौथा और 5वां जो है दोहा संकलित है। अब इसमें संकलित इनका कौन सा दोहा है, समझे बात
बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केसो करी छमियो कवि पराध, अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, कवि प्रिया केसो करी कविता को श्रृंगार। ये दूसरा दोहा। तीसरा दोहा, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, और सुबरन को शोधित फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो ये भी दोहा जो है किसका है, ये रीतिकालीन कवि केशवदास का, जो कि छंदों के प्रेत कहलाते हैं। चौथा दोहा इनका कौन सा संकलित है कि तृतीय प्रभाव से जो है, राजत रंच न दोष युत, कविता बनिता मित्र, और बुंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र। ये दोहा है। तो 4 दोहा मुश्किल से इनका संकलित है आपके पाठ्यक्रम में बस। उसके बाद बिहारी लाल आ जाएंगे। बिहारी लाल की अगर मैं बात करूं तो बिहारी लाल की जो पुस्तक है उसका नाम है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर जो पुस्तक है उसके संपादक कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, जिन्होंने प्रिय प्रवाह जैसा भी जो है खंडकाव्य भी देने का मतलब महाकाव्य देने का प्रयास किया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संपादित एक पुस्तक है बिहारी रत्नाकर। उनके प्रारंभ से 10 दोहे, मतलब बिहारी के 10 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और बिहारी लाल की बात की जाए तो ये गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध हैं। गागर में सागर भरने का काम इन्होंने किया है, और बड़ी इनके बारे में जो चीज़ें हैं हम बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे आपके चैनल पर, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आपका चैनल मतलब शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल ही, ठीक है। तो मूल पाठ और व्याख्या से बात की जाए तो इनकी 10 व्याख्याएं, 10 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं शुरुआत से। मेरी पहली तो है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुदोई। इसका लगभग 3 अर्थ है, ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण ये दोहा है। पहला, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। इसकी व्याख्या मैं विस्तार से आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। एक तो व्याख्या यही है कि कवि और बिहारी इस पहले अर्थ के तहत ये कहते हैं कि जिस चतुर राधा के सुंदर तन की जो झलक होती है उसके पढ़ने से जो श्याम अर्थात जो श्री कृष्ण भगवान का वर्ण है, मतलब जो रंग है वो कैसा है, श्याम वर्ण है। तो श्याम जो वर्ण है वाले जो कृष्ण भगवान है वो हरिताभ से मतलब हरे हो जाते हैं, हरे हरे प्रतीत होते हैं। श्याम हरि दुति होय, जा तन की झाई परे, मेरी भवबाधा रो। मैं उस राधा की प्रार्थना करता हूँ जो राधा के जो है परछाई पड़ने से जो श्याम होता है, श्याम कलर होता है, वो हरा हो जाता है जिसके परछाई पड़ने से। ये एक तो ये अर्थ हो गया, ठीक। और एक दूसरा अर्थ इसका अलग है कि जो है जो चतुर राधा है उसके रूप लावण्य का दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसी राधा से हमारा अनुरोध है कि वे सांसारिक आपदाओं से मुक्ति प्रदान करें। इस दोहे में राधा और कृष्ण की प्रेम की गूढ़ता प्रदर्शित की गई। सीधा तीसरा अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ इसका ये है कि चतुर राधा का ध्यान करने मात्र से भक्तजनों के दुख दारिद्र श्याम वर्ण के समस्त कलमश दूर हो जाते हैं, प्रभाव शून्य हो जाते हैं। उसी राधा से मैं विनती करता हूँ वो मेरी सांसारिक कठिनाइयों से हमें मुक्ति दिलवाएं। मतलब कहने का ये है, इसके 3 अर्थ हैं, तीनों अर्थ अलग अलग हैं। जब मैं इसको विस्तार समझाऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा सारी बातें। दूसरा दोहा इनका है, अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। मतलब ये भी एक प्रकार से जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से, लेकिन इसकी भी व्याख्या हम देखेंगे, बड़ी अच्छी व्याख्या है और बता देंगे आपको। तीसरी व्याख्या मतलब तीसरा दोहा है जो है, अरतय टरत ना बर परे, और दई मरक मनुमैन, और होड़ा होड़ी बढ़ चले चित्त चतुराई नैन। इसके भी 2-3 अर्थ, बिहारी के लगभग 2-3 अर्थ ही निकलते हैं दोहे में अधिकतर, और भी तमाम सारे जो है इनके दोहे हैं। हालांकि सभी को पढ़ूंगा थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हमने बता दिया तो आप बिल्कुल परेशान हो। 10 दोहे प्रारंभ से ही संकलित हैं। उसके बाद में आ जाएंगे जो है रीति सिद्ध के घनानंद साहब। घनानंद जो है प्रेमी आदमी थे। घनानंद जो थे वो प्रेमी आदमी थे, सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे। सुजान को भी नहीं पता था कि घनानंद प्रेम करते हैं, लेकिन जो है फर्जी नहीं था, मतलब ये 1 साइडेड लव था, और प्रेम भी करते थे अच्छी खासे मात्रा में घनानंद, और योग्य व्यक्ति भी थे उस समय। दो बड़ी कुछ इनकी लंबी कहानी में बता दूंगा किसी दिन की प्रेम कहानी के बारे में, जब मैं इनको पढ़ाऊँगा तब, ठीक है। तो इनके जो है मूल पाठ से बात की, घनानंद ग्रंथावली जो है एक पुस्तक है, उसके संपादक हैं जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी। और इनके पाठ्यक्रम से बात की, सुजान हित, इन्होंने एक सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे, और वह राजा के यहाँ पर रहती थी, और जो है उसी के नाम पर, उसी के याद में इन्होंने सुजान हित जो है लिख डाला। सुजान हित से बात की जाए तो 1, 4 और 7 ये वाला जो पद है इनके, ये संकलित हैं, ठीक है, सुजान हित के। तो 3 पद जो है इनके हमको पढ़ने हैं। इसमें एक तो पहला पद जो इनका जो आपके पाठ्यक्रम में है, लजन लपेट चितवन भेद भाव भरी, लसित ललित लोल चख तिरछानिमय, छबिको सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मृद मुस्कानिमय, दमस दसन दमक फैल ही मोती माल होती,
पिए सो लड़की प्रेम पगी बर जो है बतरानी में आनंद की निधि जगमगाते छबीली बाल यंगनी अंग अंगनी अनंग रंग ढोरी मोरी जानी में। ये है जो है पहला, ये बड़ी अच्छी व्याख्या है कि लज्जा की भावना से अभिभूत नायिका के चितवन में, मतलब इन्होंने सुजान के बारे में बड़ी अच्छी जो है बातों को यहाँ पर प्रकट किया है अपने जो है काव्य कला की दृष्टि से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, तो रीतिकाल यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे आधुनिक कालीन कवियों के बारे में। मैं बड़ी विस्तार से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब आधुनिक काल में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आधुनिक काल में सबसे पहला काल कौन सा चल शुरू होता है आपका, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में आप देखेंगे चूँकि भारतेंदु युग उसका नाम ही है 1800 जो है 50 से स्टार्ट होता है, और 1850 में जन्म किसका हुआ था, इन्हीं का हुआ था भारतेंदु जी का, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया। 1850 से 1900 का जो समय है उसको भारतेंदु युग के नाम से आना आता है। तो उसके जो है व्यक्ति जो है उनको यहाँ पर पाठ्यक्रम में संकलित कर लिया गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कौन है, प्रणेता है, उन्हीं के नाम पर जो है युग परिवर्तक ये रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि भारतेंदु जी से क्या संकलित है। तो मातृभाषा प्रेम पर दोहे जो लिखे हैं इन्होंने, इसको देखा गया है। और एक तो है रोको जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो काहे पिए जाइए, और मतलब इसी प्रकार से जो है ये इनका पाठ्यक्रम में संकलित है। इनके मुख्य काव्य ग्रंथ बहुत ज़्यादा, उनको भी आपको बता दूंगा। तो मातृभाषा पर इनके दोहे हैं कि निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटत न ही को सूल, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हो मतलब हीन की हीन। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है निज भाषा को लेकर के प्रेम मातृभाषा पर दोहे लिखे हैं। लगभग 10 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनको आपको बता दूंगा। उसके बाद में जो है एक जो है पद है इनका, रोको जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो काहे पिए जाइए, जो कहाए न जाओ तो प्रभुता, जो कछु न कहाए तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहाए तुम्हारे बिन जी है ना। तो ये क्यों पतियाइए, और तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप समझाइए। एक जो है सखी है, वह क्या है, नायिका प्रदेश में प्रस्थान, मतलब नायिका का जो नायक है वो प्रदेश जा रहा है कि रोको, तो नायिका कहती है कि रोको जो तो अमंगल होए, अगर मैं आपको रोकती हूँ तो टोकना कहलाता है कि मैंने आपको रोक दिया, अमंगल होता है। और प्रेम नशे जो काहे पिए जाइए, अगर मैं कहती हूँ कि आप चले जाइए तो प्रेम नष्ट होता है। जो कहें जाओ न तो प्रभुता, अगर ये मैं कहती हूँ कि अगर आप ना जाइए, मतलब मैं आप डायरेक्ट कह रही हूँ कि आप मत जाइए, तो ये पोजीशन हो जाएगा, आप पर मेरा अधिकार हो जाएगा कि मैंने आपको रोक दिया। और जो कुछ न कहें तो स्नेह नसाइए, अगर मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो स्नेह हमारा नष्ट होता है कि आपने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। और जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना, अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊँगी, हरिचंद जी कहते हैं कि अगर नायिका यह कहती है नायक से कि मैं कहें तुम्हारे बिन जी है ना, तो क्या, तो यह क्यों पति आई है, मतलब इस अगर मैं ये कहती हूँ कि आप जो है क्या हो, आप जो है क्या करो मेरे भाई, मतलब आप जो है मैं तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊँगी, अगर ये मैं कहती हूँ तो भी एक प्रकार से मुझे पछताना पड़ेगा। और आगे कहती है कि तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। वो कहती है जब वो जा रहे हैं तो कि मैं क्या कहूँ, अगर मतलब नायिका से कहती है इस प्रकार से कि मैं जो भी कुछ कहूँगी तो वो एक प्रकार से मेरा इस समय गलत ही इरादा, मतलब गलत इरादा तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है समझने में हेरफेर हो जाए, इसीलिए आप ही हमें बता दीजिए कि मैं इस समय क्या करूँ। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, क्या, ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, ये आपके सामने पद है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा निज पीजे, श्री राधे राधे मुख यह बर हरिचंद को दीजिए। ये इतना है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये 3 जो है चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में है भारतेंदु हरिचंद जी से। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी आएंगे। जयशंकर प्रसाद जी से ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए बता रहा हूँ जिसकी सेमेस्टर वाइज परीक्षा हो रही है, सब में यही पाठ्यक्रम है, विस्तार से पढ़िएगा। तो कोई भी विश्वविद्यालय होगा आपका, लगभग जो है सभी विश्वविद्यालयों में लगभग यही जो है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप सभी लोग जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होनी जिस भी विश्वविद्यालय की, लगभग सभी की होनी है, तो सभी भी ये फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जो जयशंकर प्रसाद आते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है, छायावाद के प्रणेता हैं।
तो इनका कामायनी के सरदा सर्ग के जो प्रथम 10 पद हैं सरदा सर्ग के, उसको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके जो सरदा सर्ग है उस सरदा सर्ग से 10 जो पद हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि शुरुआत से आप देखें, कौन तुम संसृत जल तीर तरंगों से फेड़ी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक, करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस, सुना यह मन ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद किए, मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। इस प्रकार से इनकी बड़ी अच्छी तारतम्यता के साथ लिखा है कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृत बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इस प्रकार से इन्होंने लिखा। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल बर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मधुर अधुखला अंग, खिला हो जो बिजुली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, आह मुख के पश्चिम व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम अरुण रव मंडल, उनको भी दिखाई देता हो छविदाम, या कि नौ इंद्रजील लघु भृंग फोड़ कर धावक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। इतना जो है ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो मैं आपको पूरा इसको हमने पूरा आपके सामने बता दिया, पूरा भी पढ़ दिया, पूरी कविताएं। तो इतना ही संकलित है आपके प्रथम 10 पद। ये 10 पद हो गए जितना हमने बता दिया आपको, ठीक। आंसू के 5 पद हैं। आंसू जो कविता है उसके 5 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पूरी आंसू कविता नहीं है। आंसू के 5 जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती। वो कुमार विश्वास जी ने भी अच्छे तरीके से गाया है कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। बड़े ही अच्छे तारतम्य से कुमार जी ने इसको समझाया है, विश्वास जी ने, बड़ी अच्छा लगता है। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कुल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मित बीती बातें, आती है सुन क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरी, बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्रलोक फैला है जैसे इस नील निलय में। बड़ी अच्छी कविता है, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। आंसू जो कि एक प्रकार से इनकी कविता है, इसकी सभी की व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बस इतना सा है जयशंकर प्रसाद जी से। उसके बाद में आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से बरदे बीड़ा वादनी, बरदे जो कविता है ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कि वरदे बीड़ा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन अस्तर वहाँ जलन ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तर, तमहर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे, बरदे बीड़ा वादनी बरदे। आपके पढ़ा होगा बचपन इसको। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र लो, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वरदे बीड़ा वादनी बरदे। ये कविता है और ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसके बाद में अगली जो कविता निराला जी की तुलसीदास मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रारंभ के 10 दोहे जो है 10 दोहे जो है 10 पद लगभग। तो तुलसीदास के 10 पद, मतलब तुलसीदास जो रचना तुलसीदास जी पर लिखी इन्होंने, और तुलसीदास जो शीर्षक से ही लिखी है वो रचना, उसके 10 पद जो है प्रारंभ के आपको पढ़ने हैं, ठीक। जैसे कि भारत के नभ के प्रभा पूर्ण शीतलाक्ष सांस्कृतिक सूर्य आस्तमिज आज रे जो है तम अस्तूर दिगमंडल, उर के आसन पर सिर स्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, हैं उर मिलजल निश्चल प्राण पर सतदल। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो इसके जो प्रारंभ के 10 हैं उन 10 के बारे में थोड़ा सा लंबा है, उसको हम देखेंगे।
ये हमने एक जो है पद बताया था इनका, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको। उसके बाद तीसरी कविता इनकी आपके पाठ्यक्रम में है, वह तोड़ती पत्थर। क्या? वह तोड़ती पत्थर। तो वह तोड़ती पत्थर की व्याख्या आपके सामने कर दूंगा। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके जो है तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरमल्लिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमत माता रूप, उठी झुलसाती हुई लू रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार, सुनी मैंने नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह काफ़ी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, वह तोड़ती मैं तोड़ती पत्थर। ये कविता है। तो हालांकि जो है किसकी कविता है? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही कविता है। बड़ी फेमस कविता इनकी रही है। तो इन सभी के बारे में आपको बता दूंगा, व्याख्या संदर्भ प्रसंग बताऊंगा कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में आपके आ जाएंगे कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। तो सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ है। और जब भी आप काव्य पढ़ रहे होंगे तो इनको आप छोड़ ही नहीं सकते, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और आधुनिक काल में तो एक प्रकार से ये एक तो ब्रह्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जयशंकर प्रसाद कौन है? छायावाद के ब्रह्मा है प्रसाद। और पंत जो है ये कौन से? विष्णु है। और निराला कौन से? ये महेश हैं। ध्यान रखेंगे। छायावाद के शंकर भगवान कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जो है कौन है? ये छायावाद के विष्णु कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक, आगे देखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत की जो है कौन सी रचना है आपके पाठ्यक्रम में, इनको भी थोड़ा सा आपको बता दूं। सुमित्रानंदन पंत आते हैं उसके बाद में। ठीक, बड़ा लंबा सिलेबस है, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं समझा दूंगा सभी को। सुमित्रानंद, बस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा सभी लोग, वीडियो को लाइक और फटाफट से शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बता दे रहा हूँ आपको। पढ़ने में हिंदी साहित्य बड़ा रुचिकर लगेगा। अब पहले उतना मज़ा नहीं आता था आपको पढ़ने में, लेकिन अब आएगा आपको, चूँकि कविताओं की व्याख्या मैं करूँगा आपको विस्तार से। ठीक, सुमित्रानंदन पंत के बारे में देखेंगे। मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, ये 3 कविताएं इनकी है। मौन निमंत्रण बड़ी लंबी कविता है, उसको देख लेंगे। पल्लव जो इनका जो है एक प्रकार से है 1923 में प्रकाशित हुआ था, उसी से संकलित है मौन निमंत्रण कविता। स्तब्ध द्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशुसा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती पर पावसधार। इस प्रकार से आपने देखा होगा, सुना होगा इनकी कविता। मौन निमंत्रण है ये, और इनकी कविता है ये। उसके अंदर प्रथम रश्मि है, आपने जाएगा प्रथम रश्मि तो पढ़ा ही होगा, उसकी व्याख्या हमने शायद बीए सेकंड ईयर में पहले आप इसको पढ़ते थे, बट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ रहा है। वैसे बीए फर्स्ट ईयर में, मतलब बीए सेकंड ईयर में ही भी आप जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपने इनको आधुनिक अवधि काव्य मतलब आधुनिक हिंदी काव्य में पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक, तो अब आधुनिक हिंदी काव्य में नहीं, अब आपको इनको सीधे सीधे फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो सुमित्रानंद पंत का कौन है? मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि। अगली कविता प्रथम रश्मि आप देखेंगे। प्रथम रश्मि का आना रंगाण तूने कैसे पहचाना। प्रथम माने होता पहली, रश्मि माने होता सूर्य की किरण। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिन पाया तूने यह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। प्रथम रश्मि कविता भी थोड़ी सी लंबी है, बीड़ा से ली गई। 1919 में बीड़ा जो रचना है वो प्रकाशित हुई थी, किसकी? सुमित्रानंद पंत की। उसके बाद में कौन सी रचना है? यह धरती, मतलब यह धरती कितना देती है, आह धरती कितना देती है। वैसे है यहाँ पर यह नहीं होगा, ये जो लिखा है यह नहीं होगा, आह लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, आह धरती कितना देती है। आह धरती कितना देती है, इसकी व्याख्या आपने आपके सामने जो है बीए सेकंड ईयर में ही रचना आपके सामने संकलित थी, इसकी व्याख्या हमने कर दी है, अतिमा से संकलित है। ठीक है, जो है इसके बारे में, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है।
हम समझ लेंगे उसको जब पढ़ेंगे तब। आइए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे आती हैं आपकी जो है एक प्रकार से छायावाद की दुर्गा। और छायावाद की दुर्गा जी के बारे में बात की जाए तो उनको क्या किसका कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा। छायावाद की दुर्गा कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ओके, छायावाद की स्तंभों में से एक स्तंभ ये भी है जो है महादेवी वर्मा जी। अब महादेवी वर्मा जी के बारे में बात की जाए तो इनकी जो रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचना है? पहली तो है कि बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये एक इनकी रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बड़ी अच्छी कविता है, गीत है इनका ये, कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी ये चलनी है स्पंदन कण कण में, प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंद में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रभाहिनी भी हूँ। बड़ी लंबी बड़ी अच्छी कविता है। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। बड़ी अच्छी जो है मार्मिक कविता, ज़्यादा लंबी नहीं, नीरजा से ली गई है और भी मतलब 4-6-10 पद हैं इसमें, देख लेंगे हम इसको। आगे फिर बिकल है प्राण मेरे, अगली रचना कौन सी है? फिर बिकल है प्राण मेरे। और फिर बिकल है प्राण मेरे, फिर बिकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, जा रहे जिस पथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, फिर बिकल है प्राण मेरे। बड़े अच्छे तरीके से लिखा, ज़्यादा लंबी कविता नहीं, छोटी सी है, इसको भी देख लेंगे। अगली कविता इनकी है, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। और आपसे एग्जाम से में अभी प्रश्न बन सकता है कि जो है ये इनमें से जो है आपके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा से कौन सी महादेवी वर्मा की कौन सी 3 रचनाएं संकलित है? आपके एग्जाम से में अति लघुत्तरीय का प्रश्न यहाँ भी बन सकता है। तो यह भी अगली इनकी रचना कौन सी है? यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे इसका जो पाठ्यक्रम का जो सिलेबस होगा, मतलब इसका जो इसका पीडीएफ जो होगा, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दूँगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको छोड़ दूँगा, तो आप सभी लोग जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर 2-3-4 दिनों में इसको मैं सेंड कर दूँगा। हालाँकि उससे पहले आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार इसको देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सारी वीडियो के। तो महादेवी वर्मा की 3 कविताएँ हैं, ठीक। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण बंसी बीड़ा स्वर, गए आरती बेला को सत्सत लाए से भर, जब था कल कंठों का मेला बिह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। बड़ी अच्छी कविता है इनकी, ज़्यादा लंबी कविता नहीं, छोटी सी है, तो इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में जो है आप आएंगे छायावाद उत्तर काल में, छायावाद यहीं पर बीत जाएगा, क्योंकि ये आपकी छायावाद की ही जो है कौन है रचनाकार रही हैं। अब छायावादोत्तर काल में देखेंगे छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो छायावादोत्तर कवियों के बारे में हम देखेंगे। इसमें आते हैं आपके कौन? अज्ञे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है भाई? अज्ञे हैं आपके। मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, धर्मवीर हैं, ये 4 हैं, ठीक। उसके अंदर 5वें कौन है आपके? धूमिल हैं। ये 5 जो हैं आपके आते हैं। अज्ञे की बात की जाए तो अज्ञे की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? इकाई 8 आती है, ये आपकी इकाई 8 में है, ठीक। अज्ञे की बात की जाए, नदी के दीप, यह दीप अकेला और कलगी बाजरे की, ये 3 कविताएं हैं अज्ञे की। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन की हम रचना के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में आपके सामने पढ़ लेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक। नदी के दीप जो कविता आपको पता होगी, ज़्यादा लंबी कविता यह भी नहीं है, ठीक। कि हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, हम मतलब वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं, माँ है वह है इसी से हम बने हैं, हम नदी के दीप हैं। इस प्रकार से नदी के दीप के बारे में, जो नदी के बीच में दीप होता है उसके बारे में बताते हैं ये। और हरी घास पर क्षणभर इनका काव्य संग्रह है, उसी काव्य संग्रह से कविता जो है संकलित है। उसके बाद में इनकी एक रचना है, यह दीप अकेला। कुमार विश्वास जी ने इस गाने मतलब इस कविता को भी गा करके बताया है, ठीक। कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो तुम, यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा पनडुब्बा ये मोती, सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा
यह समुदाय सी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला। स्नेह भरा है गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो तुम। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्राकृत स्वयंभू ब्रह्मा आयुता, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला, स्नेह भरा है गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। और भी ये 2 पंक्तियाँ, तो मैं आपको इसको बता दूंगा, बिल्कुल चिंता न करें। इसकी अर्थ को, परिभाषा को, मतलब परिभाषा क्या, इसके अर्थ को, मतलब व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, सारी बातों को, विशेष में भाव साम्य में क्या लिखें इसको बता दूंगा। उसके बाद में अगली रचना इनकी कौन सी, कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की आपको पता ही होगा, ये सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, बट मतलब पढ़े, मतलब जो व्यक्ति पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो थर्ड ईयर में गए, बट आप लोगों को तो अभी भी नए नए आए हैं। तो कलगी बाजरे की जो कविता है, हरी मतलब हरी बिछली घास, 2 हरी कलगी, 6 हरी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभकी अकेली तारिका, अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार न्याही कोई, टकटकी टटकी कली चंपे की वगैरह। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, मैं बता दूंगा इसकी व्याख्या, आप तो परेशान मत होइएगा। हालांकि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को देखें। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, मैं उतने ज़्यादा एक्टिव होकर के पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको पढ़ना है प्रॉपरली, तो आप अपने ऊपर लगभग 15 से 20 बच्चों के पास में वीडियो को शेयर करेंगे और उनको दिखाइएगा जा करके ज़बरदस्ती कि इस वीडियो को देखो भाई। अगर BA फर्स्ट में पढ़ते हो, हिंदी ले रखा है, तो इसको पढ़ो आसानी से, आप इस पर फोकस करो। ओके, मैं पढ़ाऊँगा आपको। उसके बाद में आपके गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ पर दिखेंगे। मुक्तिबोध इनका उपनाम है, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है। इनकी रचना कौन सी संकलित है, आपके 2 रचनाएं हैं। एक तो विचार आते कविता है, दूसरी कौन सी, भूल जो है गलती। तो विचार आते हैं इनकी एक रचना है, इसकी इनके बारे में बता दूंगा। विचार आते हैं ज़्यादा लंबी कविता नहीं, छोटी सी कविता है कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय चांद उगता है वह पानी में झलमलाने लगता है। हृदय के पानी में विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ साफ मारते समय, पिछवाड़े बच्चों की नेकर जो है फजीटते वक्त, पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाती है, समय पृथ्वी बन जाता। बड़ी अच्छी कविता है इनकी, ठीक। उसके अंदर में इनकी कविता अगली है कौन सी, फूल गलती। लंबी कविता है फूल गलती, ज़्यादा लंबी नहीं, लगभग आपकी थोड़ी सी बड़ी तो कविता है। इसको मैं बता दूंगा कि फूल गलती आज बैठी है जिर बख्तर पहन कर, तख्त के दिल के चमकते हैं खड़े हथियार, उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर की, मतलब पत्थर सी खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे, बेजुबा बेबस सलाम में, अगणित खंभोआ मेहराबो थमे दरबारे आम में। मैं इनको बता दूंगा, भूल गलती बढ़िया कविता है इनकी, और बढ़िया जो है एक प्रकार से साहित्यिक दृष्टिकोण से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता है। उसके बाद में आपके आ जाते हैं कौन, नागार्जुन। नागार्जुन की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, अकाल, और उसके बाद ये जो है कविता है, उसके बाद में बादल को घिरते देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों रचनाएं हैं, एग्जाम से पूछी गई हैं बहुत सारी, ठीक। तो बादल को घिरते देखा है, उसमें आप देखेंगे, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बड़ी अच्छी कविता है, थोड़ी सी लंबी, ज़्यादा मतलब थोड़ी सी लंबी कविता है सभी की अपेक्षा, बट अच्छी कविता है और बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। उसके बाद में जो अगली कविता इनकी और भी है जो है, उसको शायद हमने आपको नहीं बताया क्या। तो ये कविता इनकी कौन सी है, हमने आपके सामने क्या बताया, बादल को घिरते देखा है। तो दूसरी कविता है, बादल को घिरते देखा है। पहली कविता इनकी कौन सी थी, अकाल और उसके बाद। तो अकाल और उसके बाद ज़्यादा लंबी कविता नहीं है, बस उसके जो है लगभग 3-4 बातें हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रोई रही उदास,
और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, ये है। और कई दिनों तक जो है लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें आई आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ये लगभग 1952 के आसपास की चीज़ें हैं और इसमें सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं। अकाल के बाद, जब अकाल पड़ा था उसमें कई दिनों तक चूल्हा रोई चक्की रोई रही उदास, ये रचना लिखी गई इनकी बातें। बड़ी ही अच्छी कविता है और जब भी आपको समय मिले तो ये कविता ज़रूर पढ़ें। मतलब इतनी कविता थी जो हमने आपको बता दी आपके सामने पढ़ करके। लगभग सभी कविताओं को हमने आपके सामने पढ़ा। आगे जो अगले हैं आपके जो है विद्वान और जो है कवि, उनका नाम क्या है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? पहली तो है आपकी कौन सी, बेआई का गीत, और अगली कौन सी, कविता की मौत। बेआई की गीत की बात की जाए तो उसमें देखेंगे शुरुआत तो इसकी ज़्यादा लंबी कविता उसकी भी नहीं है आपकी बेआई की गीत, बट आप देखेंगे दूसरी मतलब चार पाँच लाइन की कविता है उसकी आपके पाठ्यक्रम में व्याख्या, लेकिन कविता की मौत थोड़ी लंबी है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं, मतलब एवरेज है जैसी और सारी कविताएँ थी। बेआई का गीत जैसे कि गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज बदरा पानी दे, मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियां नए धान का रंग बदरा पानी दे, हम बोएंगे हरी चुनरिया कजरी मेहंदी, राखी की कुछ सूत और सावन की पहली तीज बदरा पानी दे। मतलब ये बुआई का गीत है कि जब क्या बोना है, इस पर जो है ये बातें हैं। बड़ी अच्छी कविता है। जुड़े रहें किसानों से जो है धर्मवीर भारती, उन्होंने लिखा। कविता की मौत, इन्होंने थोड़ा लंबी कविता लिखी है और बड़ी अच्छी मार्मिक कविता है। दूसरे तार सप्तक से है जो है, दूसरी तार सप्तक में शामिल थे चूँकि धर्मवीर भारती, इसीलिए दूसरे तार सप्तक से ही है। और दूसरे तार सप्तक के संपादक कौन है भाई? अज्ञे हैं। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। अज्ञे ही तार सप्तकों के संपादक रहे हैं, चाहे वो चार चार सप्तक मतलब चार तार सप्तक प्रकाशित हुए, सभी के अज्ञे रहे हैं। ठीक, सजदन हिरन वासन अज्ञे। तो कविता की मौत की, लाद करिए आज किसको सौ चले, और इस छतनार बरगद के तले, किस अभागन का जनाजा है रुका, बैठ इसके पाएँ तेत गर्दन झुका, कौन कहता है कि कविता मर गई। ये बड़ी अच्छी जो है कविता है। कविता की मौत जो कि किसने लिखा? धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं और अगले जो आपके विद्वान हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, जो कि लास्ट है। ठीक, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जो है बड़े आसानी से जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला है आपके कौन? धूमिल। धूमिल की बात की जाए तो मोची राम और रोटी संसद, ये तीन कविताएं हैं। मोची राम, रोटी और संसद, बड़ी अच्छी कविताएं हैं इनकी। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, वैसे बात की जाए ये अवधी काव्य के बड़े अच्छे कवि रहे हैं। आप भी थर्ड ईयर में इनके बारे में पढ़ते थे पहले, हालांकि अब अभी पढ़ेंगे, बीए थर्ड ईयर वाले अभी इसको पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बी थर्ड ईयर में होंगे, बीए सेकंड ईयर में होंगे, मतलब अब आप सेमेस्टर में चलेंगे। अब आप जैसे ये सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी, फिर सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आपकी आएगी, फिर अगले सेमेस्टर की परीक्षा होगी आपकी। ठीक, तो मोची राम जो कविता है ये भी ज़्यादा लंबी कविता नहीं, लेकिन फिर भी ये लंबी कविता है मोची राम। आप सबसे लंबी कविता मोची राम को बोल सकते हैं, सबसे लंबी कविता आपकी मोची राम हो सकती है। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आपके सिलेबस में संकलित जो और भी कविताएं हैं उन सभी में सबसे लंबी कविता जो है कौन सी है भाई? यही है मोची राम कविता। मोची राम कविता आप देखेंगे कि रापी ना उठी हुई आँखों से मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पति आए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये मोची राम कविता है, बड़ी अच्छी कविता धूमिल जी ने लिखा और लंबी कविता है। ना वह कलमंद है ना वह वक्त का पाबंद है, बड़ी अच्छी कविता है। मुश्किल हो जाता है आँख कहीं जाती है हाथ कहीं जाता है, बड़ी मार्मिक कविता है। मैं बता दूंगा इसकी व्याख्या, और कविता आपके सामने स्क्रीन पर होगी और व्याख्या आपको बता दूंगा, उसकी जो है पीडीएफ भी देने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, तो लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया आपकी क्लास, 1 घंटे 12 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है और आप सभी लोगों ने अभी तक मुझे समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे थोड़ा सा और अगली कविता इनकी कौन सी? रोटी और संसद। रोटी और संसद एक्चुअली में एक ही कविता है। रोटी और संसद जो है एक ही कविता है। मैंने गलत मतलब आगे क्या बोल दिया था? दोनों कविताएं बोल दिया था क्या? नहीं, रोटी और संसद एक ही कविता है और ये मोची राम, ये 2 रचनाएं इनकी, मतलब 2 रचनाएं मतलब 2 कविताएं संकलित हैं। और रोटी और संसद ज़्यादा लंबी कविता नहीं है।
कल सुनना मुझे, ये इनका जो है काव्य संग्रह है, उससे संकलित है रोटी और संसद। एक छोटी सी कविता 4-5 लाइनों की है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। मतलब एक तो रोटी जो है, एक आदमी है वो रोटी बेलता है, मतलब जो जो रोटी बनाता है वो तो भाई सार्थक ही खाएगा। एक रोटी जो है रोटी खाता है, जो कि खा रहा है भाई। एक आदमी रोटी खाता है, एक रोटी बेलता है, मतलब एक कोई एक कार्य कर रहा है, कोई मतलब दूसरा कार्य कर रहा है, कहने का मतलब ये है। लेकिन एक क्या है, रोटी क्या कर रहा है, ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से क्या करता है, खेलता है। तो तीसरा आदमी कौन है, उसी को लेकर के ये बातें हैं। मतलब छोटी छोटी सी कविता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है, इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। उसके बाद में हिंदी साहित्य में जो शोध को लेकर के कुछ चीज़ें हैं तो उसके भी बारे में बता दूंगा। हमें हिंदी साहित्य में शोध को लेकर के आप देखेंगे, हिंदी साहित्य में शोध को लेकर के मेरे भाई, हिंदी साहित्य में शोध को लेकर के जो है सारी बातें आप देख सकते हो। हिंदी साहित्य में शोध को लेकर के क्या पढ़ें, शोध का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रवृत्तियाँ, शोध के अंग कौन कौन से, शोध का क्या महत्व है, तो प्रविधियाँ, शोध के अंग, शोध का महत्व, शोध के अर्थ, शोध की परिभाषा, ठीक है। तो और साहित्य में शोध की जो प्रविधियाँ हैं, तो इन सभी के बारे में हमको देखना है। तो बस ये हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और उसमें हम बता देंगे साहित्य शोध में जो कौन कौन सी पद्धतियाँ होती, पद्धतियों के बारे में बता दूंगा। जो प्रविधियाँ आप कहते हो, तो प्रविधियों के बारे में जो पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा कि सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्या मूलक पद्धति, तुलनात्मक, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, काव्यशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषा वैज्ञानिक, शैली वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, इसी प्रकार से अन्य भी परिस्थितियाँ होती है, मतलब जो है प्रविधियाँ होती हैं, जिसको आप पद्धतियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझा दूंगा आपको विस्तार से सारी बातें। तो निश्चित तौर पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर कर दिया। बोलो सारी बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई, अगर आई हैं तो दूसरे तक भी समझाओ मेरे भाई। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपका रिव्यू लूँगा और इसी के हिसाब से आपकी क्लासेस प्रारंभ करवा दूँगा, ठीक है। बिल्कुल लाइव और डेली चलाऊँगा क्लास। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको क्लासेस लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर वालों, तो आप शुक्ला IT पॉइंट को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दो, ओके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की एक क्लास हमने ली थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो हमने बताया था, इसमें BA MA UP टेट पेट मतलब PGT नेट GRF UP SC ऑप्शनल, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको थंबनेल में लगा दिया। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ओके। और इसमें जो अगला चैनल हमने बताया था MA करिकर नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, और शुक्ला IAS अकेडमी को, ओके। अगला बात मैं बता दूं आपको, समाजशास्त्र की भी क्लासेस हो रही हैं, और समाजशास्त्र की जो हमने सेमेस्टर वाइज परीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करवा दी है। समाजशास्त्र की जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा प्रणाली है, उसमें यही जो सिलेबस हमने आपको बताया है, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वही आपका आएगा। समाजशास्त्र की प्रकृति वगैरह आपको वही सब मिलेंगी। हालांकि मैं सिलेबस अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं सिलेबस आपके सामने जो नया सिलेबस आया है उसको मैं देने का प्रयास करूँगा सेमेस्टर का, ठीक है। तो उसको मैं दे दूँगा, और पेपर का नाम चेंज होगा आपके समाजशास्त्र का, उसको भी बता दूँगा। तो अगली वीडियो आप देखेंगे। हालांकि ये चैप्टर 4 वाला देख लीजिएगा, इससे पहले 3-4 वीडियो और पड़े हुए उनको भी देख लीजिएगा, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मैं अगला 5वीं क्लास जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आपने देखा कि क्या कुछ बदल गया, सभी चीज़ें बदल गई, इसलिए हमने यहाँ पर थंबनेल में लिखा जल्दी से देख लो, सब कुछ बदल गया। तो जिन लोगों ने अगर देखा लास्ट तक तो उनको पता होगा क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं, और क्या जो पहले थी वो है। तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को अलविदा। सभी अलविदा का मतलब ये है कि अब आप लोग जाइए आसानी से अपना जो है सोइए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।